इस प्रेजेंटेशन नेशनल साइंस डे 2026 अर्थात राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, अर्थात जो मुख्य विषय शासन घोषित करता है वो है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत के लिए उत्प्रेरक। विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाए जाने की घोषणा भारत सरकार ने 1986 में की थी और पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 में मनाया गया था। यह प्रतिवर्ष 28 फरवरी को महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव के स्मृति में मनाया जाता है। उन्होंने प्रकाश का अणुओं के द्वारा प्रकीर्णन की खोज की थी। इस रमन प्रभाव में जो आपतित प्रकाश है, दृश्य प्रकाश है, उसकी तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णन के पश्चात बदल जाती है और प्रकीर्णित लाइट में या प्रकाश में दो नई रेखाएं हमें प्राप्त होती है, एक कम तरंगदैर्घ्य की और दूसरी अधिक तरंगदैर्घ्य की। इन रेखाओं को बाद में स्टोक व एंटी स्टोक रेखाएं कहा गया। नेशनल साइंस डे 2026 की थीम है वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, यानी जो मुख्य विषय घोषित किया गया है वो है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत के लिए उत्प्रेरक। इसका आशय है कि विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी बढ़े और वह उत्प्रेरक हो विकसित भारत के लिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अन्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं: विज्ञान का प्रसार करना, विज्ञान का हमारे जीवन में जो महत्व है वह दर्शाना, विद्यार्थियों को विज्ञान के महत्व के बारे में जागरूक करना, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी विज्ञान से जुड़ें, और मोटिवेट गर्ल्स एंड वुमेन, महिलाओं को व छात्राओं को विज्ञान विकास में भागीदार बनाना, उनकी भागीदारी बढ़ाना और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनका योगदान सुनिश्चित करना। यह प्रेजेंटेशन 3 भागों में है। पहला, डॉक्टर सीवी रमन का जीवन और उनका कार्य। दूसरा भाग है विज्ञान में भारतीय महिलाएं, और तीसरा है डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड इनोवेशन, अर्थात खोज, आविष्कार और नवाचार। भाग 1 में डॉक्टर सीवी रमन के जीवन के बारे में हम जानेंगे। डॉक्टर सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके पिता श्री आर चंद्रशेखर अय्यर विज्ञान और गणित के व्याख्याता थे। उनकी माता का नाम श्रीमती पार्वती अम्मल था।
उन्होंने विज्ञान में एमए की परीक्षा पास की और उसके पश्चात अकाउंटेंट के पद पर नियुक्ति पाई। लेकिन उनका मन विज्ञान की ओर बार बार प्रवृत्त होता था। बाद में उन्होंने एक वैज्ञानिक संस्था इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जिसे महेंद्र लाल सरकार ने स्थापित किया था, उसको ज्वाइन किया और अकाउंटेंट की नौकरी को त्याग दिया। एक दिन उनके जो कलीग, उनके साथी डॉक्टर के कृष्णन ने उनसे कहा कि कॉम्पटन को एक्सरे स्कैटरिंग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तब डॉक्टर रमन के मन में यह विचार आया कि जिस प्रकार एक्सरे का प्रकीर्णन होता है, उसी प्रकार से दृश्य प्रकाश का भी प्रकीर्णन हो सकता है, और उन्होंने उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उन्नीस में वे अपने प्रयोगों में सफल हुए और उन्होंने घोषणा की कि दृश्य प्रकाश का प्रकीर्णन पदार्थ के अणुओं द्वारा होता है और हमें मूल प्रकाश के अतिरिक्त दो अन्य रेखाएं भी प्राप्त होती हैं। और यह कार्य उन्होंने एक साधारण से स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से किया था, जिसकी कीमत उस समय महज 500 रुपये थी। सन 1930 में उनकी इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने न केवल रमन प्रभाव की खोज की, बल्कि कई अन्य खोज भी उन्होंने की हैं, जिसमें समुद्र का नीला रंग और जो संगीत के वाद्य यंत्र है, तबला, तानपुरा, इनके स्वरों पर शोध कार्य किया। कई पत्थर, क्रिस्टल और हीरे आदि के जो फास्फोरेसेंट अर्थात प्रतिदीप्ति के गुण हैं, उस पर भी उन्होंने शोध कार्य किया। वर्तमान में रमन स्पेक्ट्रोस्कोप की कीमत 2 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक होती है। यह उनके प्रयोग का एक चित्रण है। इसमें ये एक प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से एक प्रकाश की फ्लैश निकलती है और ये फिल्टर है, उससे होकर गुजरती है, तो यहाँ एक वर्णीय प्रकाश इस पदार्थ पर पड़ता है। यहाँ इस चेंबर में वह प्रायोगिक पदार्थ है और ये आसपास यहाँ पर उसे ठंडा रखने के लिए पानी प्रवाहित किया जाता है। ये एक वर्णीय प्रकाश इसमें प्रवेश करता है और जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसको इस लंबवत दिशा में रखे इस स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा जाता है। यह वह स्पेक्ट्रोस्कोप है जिसका उपयोग डॉक्टर सीवी रमन ने किया था। उन्होंने जो खोज की वो आणविक प्रकीर्णन ये इस प्रकार है। यहाँ एक लेजर बीम यानी एक वर्णीय प्रकाश, जो लेजर प्रकाश है, वो एक मॉलिक्यूल पर, ये अणु है,
उस पर आपतित हो रहा है, और जो निर्गत किरणें हैं उसमें एक तो मूल किरण जिसकी तरंगदैर्ध्य आपतित प्रकाश के बराबर है, दूसरी एक निर्गत किरण जिसकी तरंगदैर्ध्य आपतित प्रकाश से ज़्यादा है, और एक और किरण ये वाली जिसकी तरंगदैर्ध्य आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से कम है। इस प्रकार इसमें प्रकिरणित प्रकाश में दो नई रेखाएं प्राप्त होती हैं। रमन प्रभाव को हम क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से, क्वांटम यांत्रिकी की सहायता से समझाते हैं। जब एक फोटोन आपतित होता है तो अणु उसको अवशोषित करता है और उसमें वाइब्रेशन होते हैं, कंपन होते हैं और रोटेशन यानी घूर्णन होते हैं। तो इस प्रकार घूर्णन और कंपन उसमें होने लगते हैं, और कुछ समय पश्चात जब वो सामान्य अवस्था में आता है तो जो ऊर्जा का अंतर है उत्तेजित अवस्था से सामान्य अवस्था का, वह एक फोटोन के रूप में उत्सर्जित होता है। यहाँ इस चित्र में जो फोटोन उत्सर्जित हो रहा है वह और जो आपतित फोटोन है दोनों की आवृत्ति बराबर है। इसको हम रेले प्रकीर्णन कहते हैं। ये दूसरे चित्र में यहाँ पर ये आपतित फोटोन है और जो निर्गत फोटोन है यहाँ से उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था पर अणु नहीं आया है, उससे कुछ उच्च अवस्था में आया है। तो यहाँ पर जो उत्सर्जित फोटोन है उसकी ऊर्जा आपतित फोटोन से कम है। इस रेखा को स्टोक रेखा कहते हैं। इस अवस्था में आपतित फोटोन और निर्गत फोटोन में अंतर यह है कि निर्गत फोटोन की ऊर्जा आपतित फोटोन से ज्यादा है। तो यहाँ पर जो अणु है उसके द्वारा कुछ ऊर्जा इसको फोटोन को मिलती है, या हम कहें कि जो उत्तेजित अवस्था है वो उच्च ऊर्जा अवस्था से प्रारंभ होकर और जब सामान्य अवस्था में आती है तो मूल अवस्था तक आ जाती है, और इस प्रकार जो एमिटेड फोटोन है वो ज़्यादा एनर्जी का होता है। इसे हम एंटी स्टोक रेखा कहते हैं। रमन प्रकीर्णन के बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे केमिकल आइडेंटिफिकेशन। तो रासायनिक जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी आणविक संरचना ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रमन स्कैटरिंग का उपयोग क्वालिटी कंट्रोल में किया जाता है। पदार्थ विज्ञान में इसका उपयोग पदार्थों की संरचना ज्ञात करने में, जैव चिकित्सकीय अनुप्रयोग, इसमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग जो चिकित्सकीय डायग्नोस्टिक है उसमें किया जाता है, जिसमें नॉन इनवासिव डिटेक्शन टेक्निक काम में ली जाती है। अर्थात उसमें कोई सुई या कट लगाने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण के क्षेत्र में रमन प्रभाव का उपयोग जो प्रदूषक हैं उनका पता लगाने में किया जाता है। अपराध विज्ञान में इसका उपयोग जो क्राइम सीन है, अपराध का जो दृश्य है उसको
क्रिएट करने में, उसको फिर से बनाने में सहायता मिलती है। इस प्रकार रमन प्रभाव लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। रमन प्रभाव का महत्व यह है कि इसकी सहायता से नैनो पदार्थ, डीएनए, प्रोटीन और अणुओं की संरचना ज्ञात की जाती है। लेजर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्तमान में बहुत सारे पदार्थों, ठोस, द्रव और गैस के कैरेक्टराइजेशन के लिए उपयोग की जाती है। द्वितीय भाग, इंडियन वुमन इन साइंस, विज्ञान में भारतीय महिलाएं। भारत में लगभग 25% महिलाएं विज्ञान और यांत्रिकी के क्षेत्र में कार्यरत हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बहुत सारे कार्यक्रम विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किए हैं। वाइस किरण ऐसी ही एक योजना है। इसके अंतर्गत जो प्रोग्राम है वो है वाइस फेलो, अर्थात पीएचडी के लिए सहायता, वाइस पीडीएफ पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विदुषी, वाइस स्कोप, विज्ञान ज्योति, गति आदि कार्यक्रम इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। कुछ प्रमुख भारतीय महिला वैज्ञानिक निम्न हैं। जानकी अम्मल, ये एक प्रसिद्ध बॉटनिस्ट हुई हैं, वनस्पति शास्त्री, जिन्होंने साइटोजेनेटिक्स और फाइटोजियोग्राफी में विशेषज्ञता का कार्य किया है। मुख्यतया उन्होंने गन्ने की एक ऐसी किस्म विकसित की है जो ज़्यादा पैदावार देती है। उसकी सहायता से आज भारत गन्ना उत्पादन में और शक्कर उत्पादन में आत्मनिर्भर बन पाया है। इसी प्रकार अन्य महिला वैज्ञानिक हैं असीमा चटर्जी। ये एक रसायनज्ञ हुई हैं जिन्होंने चिकित्सा रसायन में महत्वपूर्ण कार्य किया है, खासकर एपिलेप्सी और मलेरिया की दवाइयों के विकास में। टेसी थॉमस, जिन्हें हम भारत की मिसाइल महिला के नाम से जानते हैं, वे अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही हैं। इसी प्रकार ऋतु कृधल श्रीवास्तव, ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानी हुई हैं इसरो में, जिन्होंने चंद्रयान 3 और मार्स यानी मंगल मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर कमल रणदीवे, इन्होंने टिश्यू कल्चर और कैंसर रिसर्च में महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये प्रमुख महिला वैज्ञानिकों के चित्र हैं। साइटोजेनेटिसिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा, बॉटनिस्ट जानकी अम्मल, बायोकेमिस्ट दर्शन रंगनाथन, केमिस्ट असीमा चटर्जी, फिजिशियन कादम्बिनी गांगुली, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हीरावती कर्वे, मेटीरियोलॉजिस्ट अन्नामणि, इंजीनियर राजेश्वरी चटर्जी, मैथमेटिशियन रमन परिमल,
फिजिसिस्ट बिभा चौधरी, पैथोलॉजिस्ट कमल रण। इस प्रेजेंटेशन या प्रस्तुति, पावर पॉइंट प्रस्तुति के भाग 3 में हम जानेंगे नवाचार के बारे में। नवाचार क्या है? नवाचार है कि किसी भी आविष्कार या खोज को एक नए उपयोगी कार्य में बदलना। नवाचार कोई नया आविष्कार नहीं है, यह जो आविष्कार या खोज या कोई टेक्नोलॉजी या कोई प्रोसेस है, उसमें कुछ संरचनात्मक विचार इस प्रकार से जोड़ना और सुधार करना जिससे वो हमारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो। जो अलग अलग पद हम उपयोग लेते हैं, खोज, आविष्कार और नवाचार, तो इनको समझें, इनमें क्या अंतर है। खोज वह होती है जो प्रकृति में पहले से मौजूद कोई घटना या कोई नियम है उसका पता लगाना। जैसे न्यूटन का नियम, तो न्यूटन ने नियम दिया, उसके पहले भी गुरुत्वाकर्षण मौजूद था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज होने के पहले भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मौजूद था। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तो इलेक्ट्रॉन पहले से प्रकृति में था, प्रोटॉन था, एक्सरे भी पहले से थी। तो ये सब इसे हम खोज कहते हैं। दूसरा है आविष्कार। आविष्कार का अर्थ है कोई नई चीज बनाना जो प्रकृति में पहले से मौजूद नहीं है, पहले से उपस्थित नहीं है। जैसे विद्युत मोटर, विद्युत मोटर प्रकृति में नहीं पाई जाती, मनुष्य ने बनाई। विद्युत बल्ब बनाया, हवाई जहाज बनाया, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मोबाइल फोन, पेन, थर्मामीटर इत्यादि ये उदाहरण हैं आविष्कार के। तीसरा जो पद है वो है इनोवेशन या नवाचार। इसका अर्थ है, शुरुआत में जैसी हमने चर्चा की, कि किसी खोज, आविष्कार, वस्तु, प्रक्रम, सेवा इत्यादि में कुछ सुधार करना या कुछ तकनीकी ज्ञान का समावेश करना जिससे कि हमारा उद्देश्य पूरा होता हो, हमारा पर्पस पूरा होता हो। उदाहरणार्थ ड्राइवरलेस कार, स्मार्टफोन, चैट जीपीटी, डिजिटल थर्मामीटर आदि। नवाचार का जो प्रक्रम है वह 5 या 7 चरणों का होता है। हम यहाँ पर 7 चरणों के नवाचारी प्रक्रम को आपको बता रहे हैं। प्रथम चरण है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज आर प्रॉब्लम्स। सबसे पहले जो अवसर है या जो हमारी समस्या है, जो हमारा टारगेट है, उसकी पहचान करना। दूसरा, जो कार्य हमें करना है उसके लिए आइडिया जनरेट करना कि वह किस प्रकार से संभव हो सकता है
मान लीजिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत है, ऊर्जा की समस्या है, तो ऊर्जा की समस्या किसी सीमित क्षेत्र में हमें हल करना है, तो उसमें हम आइडिया ये दे सकते हैं कि जनरेटर का उपयोग किया जाए, सोलर प्लांट का उपयोग किया जाए, या इन्वर्टर लगाया जाए। सो दीज आर द डिफरेंट आइडियाज। ये विभिन्न प्रकार के आइडिया हो गए। तीसरे चरण में हम उनको इवेल्युएट करते हैं और उसमें से कोई एक आइडिया हम चुनते हैं। चौथे चरण में हम उसका एक लघु रूप विकसित करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और उसको चला के उसमें खामी जो है उसको दूर करके फिर चलाते हैं, टेस्ट एंड इटरेट। छठे चरण में हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका मापन करते हैं कि वो किस हद तक सफल है। सातवें चरण में हम उसका मॉनिटरिंग करते हैं और उसको इवेल्युएट करते हैं, उसका निगरानी करके, और हम उसको इवेल्युएट करते हैं, यानी कि उसका मूल्यांकन करते हैं। नवाचार के कुछ सामान्य उदाहरण हैं, जैसे बायोमास ऊर्जा, ऑर्गेनिक वेस्ट को जलाकर हम इससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेस्ट फ्रॉम वेस्ट, हम अनुपयोगी पदार्थों से कुछ अच्छा बना सकते हैं, जैसे कि फूलों से धूपबत्ती इत्यादि बनाना, वेस्ट मटेरियल से सजावटी सामान बनाना। कुछ वियरेबल डिटेक्टर्स, बीमारियों का पता लगाने के लिए कुछ ऐसी डिवाइस जिसको कि मरीज पहन ले, जिससे बीमारी का मूल्यांकन, उसकी निगरानी होती रहे, जैसे ग्लूकोज मॉनिटरिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ नवाचार जो किए गए हैं वो निम्न है। साइल साथी, यह एक पोर्टेबल उपकरण है जो मिट्टी में जल और पोषक तत्वों का परीक्षण करता है और उसके आधार पर उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है। इसी प्रकार से सप्तकृषि, ड्रोन बेस्ड फार्मिंग, मैकेनाइजेशन, सोलर पावर्ड कोल्ड स्टोरेज, इन्वर्टर बल्ब, पोर्टेबल सोलर, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी में टेली हेल्थ, डिजिटलाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आदि। नवाचार के क्षेत्र में भारत सरकार ने भी प्रयास किए हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ये बनाया है, राष्ट्रीय नवाचारी फाउंडेशन। इसमें कोई भी नवाचारी कार्य किया है वो व्यक्ति अपनी एंट्री इसमें भेज सकता है। वर्तमान में मार्च 2027 तक इसमें एंट्रीज, जिसे किसी अन्य जगह से सहायता न मिली, भेजी जा सकती है। शिक्षा मंत्रालय MOE का एक नवाचारी पोर्टल है, जिसके अंतर्गत संस्थाओं में संस्थागत नवाचारी परिषद गठित की जाती है, जिसको इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल कहते हैं। उसके अंतर्गत महाविद्यालय में नवाचार से संबंधित कार्यक्रम व प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं और उसमें
चुनाव करके फिर क्षेत्रीय जो स्पर्धा होती है उसमें उन्हें भेजा जाता है और फिर उसके बाद वहाँ यदि उनका चुनाव होता है तो राष्ट्रीय स्तर तक वो जा सकते हैं। इसमें अन्य कार्यक्रम है आईपी लिटरेसी, उद्यमिता, स्टार्टअप आदि। अन्य प्रयास जो शासन के हैं, निधि व प्रयास आदि। जो नवाचार बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं उसका ये नतीजा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2024 में 81वीं रैंक से उठकर 2015 में 81वीं रैंक पर था, उससे 39वीं रैंक तक पहुंच गया। ये विद्यार्थियों को दिखाने के लिए कि कुछ नवाचारी कार्य किस प्रकार के होते हैं, तो इसमें ये एक चौकोर पहिए की साइकिल, इसमें त्रिकोणीय पहिए की दिखाई गई है, इसमें एक ऐसी केप दिखाई गई है जिसमें कि फैन लगा है तो गर्मी से मिल सकती है। ये सोलर ट्री है जो कम स्थान में ज़्यादा पैदा कर सकता है। ये बंजर भूमि का उपयोग इस प्रकार से भी किया जा सकता है कि वहाँ पर सोलर लगाए जाए। तो ये कुछ उदाहरण थे। अन्य कई उदाहरण हैं नवाचार के, यही नहीं है, सभी क्षेत्रों में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में भी बहुत तेरे नवाचार किए गए हैं और बहुत सारे नवाचार किए जा रहे हैं। आप भी नवाचारी कार्यों से जुड़े, विज्ञान से जुड़े तो विज्ञान दिवस मनाने का जो हमारा उद्देश्य है उसमें हम सफल होंगे। धन्यवाद। आपने देरपूर्वक सुना। धन्यवाद।